दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे स्वर्गीय अजीत पवार के परिवार को ये समझ आ रहा है कि जो हवाई दुर्घटना हुई, जिस हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, वो सामान्य नहीं। उसमें कई तरह के ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई थी जो कि गंभीर सवाल खड़े करता है, या स्पष्ट शब्दों में कहूं तो उनकी मृत्यु को लेकर कई तरह के संदेह खड़े करता है। पहले तो शरद पवार साहब ने कह दिया कि नहीं, ये दुर्घटना है, इसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, स्वर्गीय अजीत पवार के परिवार को अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। और अब ये आवाज स्वर्गीय अजीत पवार के परिवार के अंदर से उठकर निकलकर सामने आई है। और 2 दिन बाद वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम तथ्यों का खुलासा करने जा रहे हैं। एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि आखिर अजीत पवार के साथ हुआ क्या था। और ये खुलासा खुद अजीत पवार के परिवार के सदस्य करने जा रहे हैं। ये स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं, एक एक करके तथ्यों को रखूंगा। अजीत पवार के जाने के बाद शरद पवार परिवार को समेटने की, सहेजने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने परिवार के सदस्यों की एक बैठक बुलाई कि अब आगे जाकर क्या करना है। लेकिन आनन फानन में कोई तो था जो कि स्वर्गीय अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को मुंबई ले गए, एनसीपी विधायक दल का नेता चुनवाया और राज्य की देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनवा दिया। और ये सब इतनी अचानक से हुआ जिस पर ये संदेह के बादल मंडराने लगे कि क्या पवार परिवार को एकजुट होने से रोकने के लिए जल्दबाजी में एक महिला जिनकी पति की मृत्यु हुए कुछ ही घंटे हुए थे, उनको चौथे दिन ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने लगी। और जब वो शोक में डूबी हुई थी, तब देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, नेता, तमाम लोग उनको डिप्टी सीएम बनने की बधाई दे रहे थे। पता नहीं सनातनी परंपरा और हिंदूवादी परंपरा में हम इसको क्या कहेंगे, वो आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं उसकी बात नहीं करूंगा। जो संदेह उत्पन्न किया गया है, किसने ये संदेह उत्पन्न किया, और 2 दिन बाद जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, उस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कौन संबोधित करेंगे और उसमें क्या खुलासा होगा, क्या उस व्यक्ति का नाम सच सामने आ जाएगा, क्या ये सच हमें पता लगेगा कि अजीत पवार की मौत एक स्वाभाविक दुर्घटना वाली मौत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ और था, जिसकी जांच, जिसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। सीधे मैं उस पे आ जाऊंगा, लेकिन पहले सिर्फ एक तथ्य आपको बता देता हूं। 17 जनवरी को ये बताया गया, पहले 16 जनवरी को एक बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई, जिसमें अजीत पवार और शरद पवार के गुट से जो थे वो जयंत पाटिल शामिल थे। और फिर ये दोनों अगले दिन 17 जनवरी को बारामती पहुंचते हैं, जहां शरद पवार और बाकी नेताओं की बैठक होती है और ये फैसला हो जाता है कि हम पार्टी का विलय करेंगे। विलय करने की तारीख तय हो जाती है। और 17 जनवरी की उस बैठक के 11 दिन बाद 28 जनवरी को एक हवाई विमान के दुर्घटना में अजीत पवार की मौत हो जाती है। उस समय सवाल उठे, किस किस ने सवाल उठाए? ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि वो एकजुट होने वाले थे, चाचा की पार्टी के साथ उनका विलय होने वाला था, कि अचानक ये एक्सीडेंट हो गया, ये सामान्य नहीं है, इसमें गड़बड़ है और सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी पर भरोसा नहीं। उसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम लोग उनके सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि अजीत पवार के विमान के हवाई दुर्घटना की जांच होनी चाहिए। यानी सबको संदेह था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और उस समय शरद पवार ने सबके संदेह पे पानी फेर दिया। लेकिन अब उन्हीं के परिवार से ये आवाज उठकर निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। और अब शरद पवार के परिवार ने ऐलान कर दिया है 2 दिन बाद, यानी 10 फरवरी को मुंबई में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें प्रेजेंटेशन देंगे वो और ये बताएंगे कि क्यों उन्हें अजीत पवार की मौत, क्यों उन्हें अजीत पवार के हवाई दुर्घटना में हुई मौत पर संदेह है। और किसने कहा, मैं आपके सामने इन तमाम खबरों को रख देता हूं। कई प्लेटफॉर्म पर यह खबर आई है, मोटे मोटे तौर पर तीन चार चीजें आपको बता देता हूं। अजीत पवार की
बारामती एयरपोर्ट पर हुई प्लेन क्रैश में मौत के मामले में अब पवार परिवार ने भी संदेह जताया है। अजीत पवार के भतीजे और एनसीपी के शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि इस दुर्घटना को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है और परिवार को भी शक है। परिवार अब निकल के सामने आ गया है। उन्होंने यानी जो रोहित पवार ने उन्होंने ये दावा किया है कि 10 फरवरी को मुंबई में वो एक प्रेजेंटेशन देंगे। जी हाँ, आज 8 फरवरी की तारीख है। 2 दिन बाद यानी 10 फरवरी को मुंबई में एक प्रेजेंटेशन मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें उन तमाम तथ्यों को रखेंगे। वो प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें इन सारे संदेहों के बारे में वो कहेंगे। 28 जनवरी को हादसे के तुरंत बाद जैसा कि मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमाम नेताओं के नाम मैंने कहे। उन तमाम लोगों ने क्या आरोप लगाया वो भी मैंने आपको बता दिया। और अब मैं सीधे आता हूं कि रोहित पवार ने बारामती में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हर किसी के मन में ये सवाल है कि हादसा कैसे हुआ। एविएशन एक्सपर्ट्स और पायलट से बात करने पर भी कई संदेह हैं। हम परिवार वाले भी संदेह में हैं। हम इन सवालों के जवाब चाहते हैं। 10 फरवरी को मैं यानी वे मुंबई में प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें सारे संदेह रखूंगा। उम्मीद है हमें जवाब मिलेगा। यानी स्वर्गीय अजीत पवार के भतीजे और एनसीपी के शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार 10 फरवरी को यानी 2 दिन बाद मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम सवालों को उठाएंगे जिन सवालों की वजह से पवार परिवार को ये संदेह है कि अजीत पवार के विमान की दुर्घटना सामान्य दुर्घटना नहीं थी। उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश था, कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र था। और आगे परिस्थितियां कैसी बनती हैं ये भी आपके सामने रख देता हूं। वही एनसीपी सांसद बजरंग सोनवने ने भी कहा था कि प्लेन में बम लगाया हो सकता है। लेकिन रोहित पवार ने इस पे कहा कि भैया मुझे नहीं लगता कि सीधे बम था, लेकिन कई ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो बम की तरह काम कर सकते हैं। क्या किसी पॉलिटिकल लीडर ने ऐसा किया या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कई संदेह हैं। और हवाई जहाज में बहुत छोटी छोटी गलती भी हो जाए तो वो बम से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यानी संदेह पवार का परिवार जो है अब वो जताते हुए नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के कई नेता भी, राष्ट्रीय नेताओं के नाम तो मैंने बता दिए, महाराष्ट्र के कई नेता भी इस पर सवाल उठा चुके हैं। एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने पूछा कि क्या इसमें कोई गलत खेल था। उन्होंने प्लेन में लोगों की संख्या पर भी सवाल उठाए। पहले रिपोर्ट में 6 लोग बताए गए थे लेकिन बाद में 5 ही लोगों की जानकारी दी गई। पायलट को आखिरी समय में क्या क्यों बदला गया, क्या उस समय कोहरा था जैसा दावा किया गया। और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत भी तो कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर चुके हैं। ममता बनर्जी कर चुकी हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो इस मामले की जांच की मांग कर चुके हैं। और मैं मोटे तौर पर आपको ये भी बता देता हूं कि किसने क्या कहा ताकि आपके सामने तस्वीर साफ हो जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसी समय घटना के तुरंत बाद जोरदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हुए कहा था कि यह बहुत सदमे वाली खबर है। अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। देश में लोगों की सुरक्षा नहीं बची है, राजनीतिक नेताओं की भी नहीं। मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पढ़ा था कि अजीत पवार बीजेपी छोड़कर वापस शरद पवार की एनसीपी में लौटने वाले थे। ऐसे में यह हादसा संदिग्ध लगता है। और ममता बनर्जी ने आगे कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा है, बाकी सभी एजेंसियां खरीदी जा चुकी है या समझौता कर चुकी है। जांच सुप्रीम कोर्ट की ही निगरानी में होना चाहिए ताकि सच सामने आए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ममता की जांच की मांग सही है, जांच जरूरी है, तभी हादसे का सच सामने नजर आएगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव ने भी शोक जताते हुए कहा कि बारामती प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी के निधन का बहुत दुखद समाचार मिला। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार व समर्थकों को इस दुख को सहने की ताकत दे। हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के जो उप मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी जांच की मांग की। उन्होंने इसको सीधे हादसा मानने से इनकार कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि अजीत पवार की मौत को राजनीतिक मौत न बनाया जाए, इसको राजनीति का मुद्दा न बनाया जाए। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने भी जो बताया कि भाई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डीजीसीए तेजी से जांच कर रहा है। लेकिन जो इसमें सवाल उठे हैं वो सवाल तो ये मांग कर रहे हैं कि इसमें जांच कहीं कोई बड़ी जांच होनी चाहिए, कुछ उच्च स्तरीय हाई लेवल की जांच होनी चाहिए। अब वो अदालत की निगरानी में हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, हाई कोर्ट की निगरानी में हो, ये एक अलग तथ्य है क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग मांग है। लेकिन तमाम लोग ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। और विपक्ष के किसी भी नेता को बीजेपी से जुड़ी यानी केंद्र सरकार की किसी भी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है। यह भी एक तथ्य है, यह भी एक सच्चाई है दोस्तों। ऐसे में स्वर्गीय अजीत पवार के परिवार का सामने आना,
स्वर्गीय अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार का सामने आकर कहना कि कई ऐसे सवाल हैं जो संदेह उत्पन्न करते हैं और उन सवालों को वो 10 फरवरी को मुंबई में उठाएंगे और उनको उम्मीद है कि सरकार की तरफ से उन्हें उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर रोहित पवार कुछ बड़ी जानकारी लेकर सामने आ जाते हैं, तो आप ये समझिए कि सरकार की गर्दन फंसने वाली है और फिर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों पर लोगों का भरोसा मजबूत होता चला जाएगा, लोगों का विश्वास मजबूत होता चला जाएगा। अब जरा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी बात कर लेते हैं। अगर स्वर्गीय अजीत पवार जैसे विमान दुर्घटना में उनकी मौत हुई, वो जीवित होते, बातचीत लगभग तय हो चुकी थी, दोनों एनसीपी गुटों का विलय हो जाता और शरद पवार फिर एनडीए के पाले में तो नहीं जाते, तो जाहिर-सी बात है कि अजीत पवार को एनडीए का पाला छोड़ के उनको विपक्षी गठबंधन की तरफ आना पड़ता और क्या तब एकनाथ शिंदे भी पाला बदलने के बारे में सोचते? तब क्या महाराष्ट्र सरकार पर खतरा नहीं हो जाता? तब क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर न जाती? क्योंकि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए विपक्षी दल भी तैयार हो सकते थे और महाराष्ट्र की सरकार चली जाती तो फिर क्या देश की सरकार न गिर जाती, मोदी सरकार न गिर जाती? इन तमाम संदर्भों में मैं उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था, आप उसको जाकर देख सकते हैं, इसलिए राजनीतिक मुद्दों की बात आज मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतनी बात आज मैं आपको इस स्टोरी में बताने आया हूँ, जो मैंने बता दिया कि अब स्वर्गीय अजीत पवार के परिवार से भी आवाज उठने लगी है कि हवाई दुर्घटना सामान्य नहीं था, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ थी, कुछ संदेह थे, जिन संदेशों को वो 10 फरवरी में मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाएँगे और ये उम्मीद करेंगे कि उनको जवाब मिलेगा और जवाब तो सिर्फ सरकार ही दे सकती है। देखते हैं 10 फरवरी को वो कौन से मुद्दे उठाते हैं और उसमें फिर सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जाते-जाते आपसे कहूँगा कि वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, 2-4 लोगों तक पहुँचा दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा राशि इसमें खर्च नहीं होती, लेकिन किसी भी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।